संभल बवाल पर जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया। मुसलमान असहाय महसूस कर रहा है। प्राइवेट हथियार से भी गोलियां चलाई गईं। सर्वे की इतनी जल्दी क्या थी? पुलिस वालों ने ही आग लगाई थी। जय श्री राम का नारा लगाकर सर्वे करने गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्राइवेट हथियार से भी गोलियां चलवाई गईं। पुलिस वालों ने ही आग लगाई थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्राइवेट हथियार से भी गोलियां चलाई गईं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या आती? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो। लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? वहाँ साजिश थी पहले से। साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। संभल में बवाल का असर देखने को मिला है। घटना के बाद से व्यापारी भी डरे हुए हैं। बाजार बंद हैं, सिर्फ 1-2 दुकानें खुली हैं। एसडीएम सीओ ने व्यापारियों से बाजार खोलने की अपील की है। सप्ताह का दिन है, वो बंदी का दिन है, इसी वजह से आज मार्केट थोड़ा सा बंद है। हम प्रयास करेंगे, अपने सभी व्यापारियों से निवेदन करेंगे कि वो स्थिति को सामान्य करें। नहीं तो इतना बंद तो नहीं रहता। हम लोग भी यहीं संभल जनपद के हैं। काफी लोग, कुछ दुकानें थोड़ी सी बंद जी। अधिकांश जो बड़े व्यापारी हैं वो बंद ही रखते हैं। अच्छा, तो आज बाजार खोलेंगे अब आप लोग? सब बाजार खोलेंगे। प्रशासन से हमें अनुमति मिल गई कि आज आप दुकान खोलिए। अनुमति मिली है, सुरक्षा का भरोसा ही मिला है। सुरक्षा का भरोसा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर हुए बवाल के बाद पुलिस फोर्स ने डेरा डाल दिया है। कई सीओ और थानेदार मस्जिद के पास तैनात हैं और निगरानी कर रहे हैं। घटनास्थल पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। संभल में कल बवाल हुआ शाही जामा मस्जिद पर, जहां एक और सर्वे की बात हुई और 5 दिन में दूसरी बार ये आदेश हुआ था, जिसके बाद सर्वे का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने शहर और प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी की और पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर लिया गया। इस वक्त न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं, यही वो संभल चौक है, नगर पालिका का चौक है, जहां से कल दिन में पथराव हुआ, शाम तक माहौल गर्म। अगर पुलिस की बात करें, देखिए कैसे फोर्स डिप्लॉयड है, जवान मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटीज पर हैं, क्योंकि ये अलग अलग 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इन 4 ब्लॉक्स पर बनाया गया है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। अगर बात की जाए सेक्टर्स की तो 4 सेक्टर्स में से पूरी तरीके से डिवाइड किया गया है। कोतवाली के क्षेत्र में जहां एक डिप्टी एसपी को लगाया गया, तो उसी तरह इन 4 अलग अलग सेगमेंट्स में लगाया गया। चीजें नॉर्मल हो उसका विशेष ध्यान रखा गया है लोगों, क्योंकि देखिए अभी सुबह का वक्त है, शॉप्स अभी नहीं खुली है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे दुकानें भी खुलेंगी। और क्योंकि जिस प्रकार से कल सारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, पुलिस को उनसे बलवाइयों से या जो लोग शरारती तत्वों से निपटने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। हालांकि इसमें 3 लोगों की मौत भी हुई है। अब मौत इसकी वजह से हुई है या अन्य कारण नहीं, तो जांच का विषय। मगर इन सब के बीच शहर में नॉर्मलसी हो, उसके लिए पुलिस ने पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है। पूरी रात भर यहाँ गश्त चली और जिसका यह है कि अब क्षेत्रवासियों के जहन में ये बात लाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑल इज वेल। बिजनेस रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 संभल। संभल में सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद आज बाजार बंद है। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी हैं। वैसे तो सोमवार को साप्ताहिक बंदी होती है, लेकिन दहशत की वजह से भी लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं। संभल में हुए उपद्रव के बाद से आज दूसरे दिन यहां सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यह घंटाघर है, संभल क्षेत्र की सबसे बड़ी बाजार, जहां 250 से ज्यादा शॉप्स हैं। व्यापारियों का बहुत बड़ा व्यापार मंडल है, मगर अधिकतर दुकानों पर नहीं, मैक्सिमम शॉप्स पर देख सकते हैं ताला
ताला और ताला जड़ा हुआ है, और चाहे राइट आप देखें लेफ्ट देखें सबने ताले लगा के रखे हैं। हालांकि यहाँ लोग बताते हैं कि आज के दिन साप्ताहिक बंदी होती है, मगर वो स्वेच्छा से कुछ बंद रखते हैं, कुछ खुली रखते हैं। मगर जब से ये स्टोन पेल्टिंग हुई है, हंगामा हुआ है, उसके बाद से यहाँ अभी तक शॉप्स नहीं खुली हैं, और ये व्यापार मंडल के लोग अभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए अपनी शॉप्स को छोड़ के सब सामने बैठे हुए हैं और एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे शॉप्स खुले, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और एक सज्जन हमारे साथ, एक व्यापारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर अभी तक शॉप्स नहीं खोली सर आप लोगों ने? सर सारा ही मार्केट बंद है सर जी। इस क्या कारण मान रहे हैं? उपद्रव को लेके जो हुआ है? जी हाँ, इसी वजह से। सर कितनी शॉप्स हैं आपके इस पूरे एरिया में सर? 200 से ज्यादा ही होंगी। छोटी बड़ी दुकानें? हाँ, हर तरह की। सर आप भी व्यापारी हैं जी। आप भी इंतजार कर रहे हैं व्यापार मंडल का कि अधिकारियों किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने व्यापार मंडल का नहीं, वैसे ही इंतजार कर रहे हैं कि कब खुलें दुकानें तब हम खोलें। एक दूसरे को देखा? हाँ, एक दूसरे को देख। तो सर सारी भी शॉप्स फिलहाल बंद है? जी, सब टोटल बंद है। आमतौर पर कितने बजे तक खुल जाती हैं शॉप्स? ये खुल जाती हैं 9 बजे। 9 बजे से शुरू हो जाती है, अब 9:30 का टाइम है। अच्छा, आप देख सकते हैं सुबह 9:30 10 के बीच का टाइम है। ये सब व्यापारी एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कल घटना हुई है उसके बाद से एक दूसरे का चेहरा देखकर या एक दूसरे से बात करने के बाद ही ये अपने प्रतिष्ठानों खोलेंगे। फिलहाल यहाँ ताले चढ़े हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी इनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑल इज वेल। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, घंटाघर, संभल। संभल में बवाल पर 5 मुकदमे दर्ज हैं, 400 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव किया और उसके बाद स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी और शहर का माहौल खराब किया। जहां एक और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, तो वहीं इस स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को घेराबंदी करनी पड़ी। इस वक्त न्यूज 18 उसी कोतवाली में है। आप देख सकते हैं यही वो कोतवाली संभल है जिस क्षेत्र में शाही इमाम मस्जिद पड़ती है। और उसके बाद जब इसकी सर्वे की करने गई टीम के साथ पथराव की सूचना हुई, जिसके बाद पूरी घेराबंदी की। पुलिस के जवानों ने पूरी क्षेत्र को पूरे घेराबंदी की। हालांकि भीड़ ज्यादा हो गई थी क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पत्थर चलने चालू कर दिए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना, टीयर गैस छोड़ना पड़ा, आंसू गैस के छोड़ने पड़े। और उसके बाद धरपकड़ चाहिए। अगर सूत्रों की माने तो कई लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया और अभी तक 5 FIRs लॉन्च कर दी गई हैं। 400 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ऐसे में दबिश का दौर भी जारी है। पुलिस के अधिकारियों की माने तो जिन लोगों ने ये माहौल खराब किया गया उन्हें CCTV फुटेज के माध्यम से भी चिन्हित कराने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी रात भर दबिश का दौर चला। अब जब ये दबिश समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि कितने लोगों को पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किया है। मगर इन सब के बीच पुलिस की दबिश जारी है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, संभल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर FIR दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद पर FIR दर्ज की गई है। SP विधायक इकबाल महमूद पर भी FIR दर्ज की गई है। बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क पर भी FIR दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। जियाउर रहमान बर्क पर भी FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए। अमित बताइए क्या जानकारी मिल पा रही, किन धाराओं में FIR दर्ज की गई है? सर्वे को लेकर हुआ था, जहां मस्जिद के पास सर्वे शुरू हुआ और उसके बाद कुछ उपद्रवियों ने पथराव करना, माहौल खराब करना, स्टोन पेल्टिंग करना, गाड़ियों में आग लगाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर हमला करना, ऐसी तमाम चीजें ताबड़तोड़ की और 3 घंटे तक ये पूरा कृत्य चलता रहा। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और फिर दबिश का दौर चला। इन सबके बीच जहां एक और पुलिस के लिए प्राथमिकता थी कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, तो वहीं अब पुलिस विधिक कार्रवाई में लग गई। इन पूरे मामले में फोटोग्राफी के आधार पर, सोर्सेज के आधार पर, लिंक्स के आधार पर और कनेक्शंस के आधार पर, पूछताछ के आधार पर यह चीज सामने आई है कि सदर के विधायक इकबाल और जियाउर रहमान बर्क, इन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और उस पूरे मामले में सरकारी कार्य में बाधा डाला है, लोगों को मोटिवेशन का और VNS की धारा 191 का भी जिक्र भी सामने आ रहा है। इन सबके बीच कोतवाली
संभल में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद इसकी जांच सीओ को दी गई है और सीओ भी जांच में जुड़ के देखिए कि जैसे हमने पूर्व में कहा कि बाबा की सरकार है, यहाँ जीरो टॉलरेंस है। जो भी अपराध करेगा, जो भी अपराधी है, जो भी शांति भंग करेगा, जो माहौल खराब करेगा, जो पीस को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई, जिसकी बारीकी अब सामने देखने को मिल रही है। कल शाम को 7 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक जहां एक और तमाम जगह में सैंडलिंग हुई, मगर रात होते होते और सुबह होते होते टीम ने जहां एक और पूरा अपना घेराबंदी की है। विधिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एफआईआर लिखी जा चुकी है अभी तक 5 और ये 6ठी एफआईआर है। ऐसे में एफआईआर ताबड़तोड़ जारी है और लोगों के चिन्हित करने का कार्य भी जारी है। अगर जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनसे अलग अलग जगह पूछताछ करिए। कुछ लोगों का नकास में पूछताछ हुई, किसी कोतवाली में, किसी को सदर में और किसी को बिजोई थाने की एक चौकी है वहां पूछताछ चल रही है। जो हमारे सोर्सेज है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और डेप्थ तक जाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर सर्वे का टाइम लेने के बाद सर्वे करने टीम पहुंचती है और प्लान्ड वे में पुलिस पर हमला होना, टीम पर हमला होना, उन्हें घायल करना, जान माल का उन पर खतरा होना, उनकी जान पर बनाना, लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। उप निरीक्षक को, 7 कांस्टेबल्स को, 2 प्रभारी निरीक्षक को। ऐसा क्या हुआ, क्या पहले से प्लान था? मस्जिद के पास वाली जो गली है, जो ढलान वाली गली कही जाती है, से स्लोप वेन कहा जाता है, उसके पास से पथराव कहां से, मकानों से कैसे पत्थर चढ़े, वो मकान किनके हैं, ओनर्स कौन कौन है, क्या लोग जिनको पुलिस ने पकड़ा उनका यहां से आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, कि उनका क्या लेना देना है, जब वो संभल जनपद के नहीं है वो कैसे पत्थर चलाने आ गए, क्या एक दिन पूर्व लाए गए थे, क्या इनको ये सूचना, ऐसी तमाम चीजें जिस पर पुलिस अब जांच में जुटी और डेप्थ तक जाने का प्रयास करी। इसी कड़ी में ताबड़तोड़ जहां एक और एफआईआर लिख रही है तो दबिश भी जारी है। जैसे एक और मैंने आपको पहले बताया था कि एडीजी रमेश शर्मा के नेतृत्व में जहां टीम 36 है, तो वहीं डीआईजी और एसपी ने भी अपनी पूरी टीम बनाई है, एडिशनल एसपी को लगाया गया। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले वक्फ बिल पर लोकसभा अध्यक्ष से मिले कई विपक्षी सांसद। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। ओवैसी समेत कई विपक्षी सांसद स्पीकर से मिले हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बनी है। उपचुनाव के उत्तर प्रदेश के नतीजों से साफ है कि 2024 में ही बीजेपी को 2027 का संदेश मिल चुका है। सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐसी व्यूह रचना की जिसके आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। आखिर क्या थी वो रणनीति जिससे सीएम योगी ने उपचुनाव का गेम चेंज कर दिया? देखिए रिपोर्ट। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। पीडीए फेल, योगी ने बदला सियासी खेल। बटोगे कटोगे ने बदल दी यूपी की सियासी हवा। योगी की ताबड़तोड़ नीति से अखिलेश का प्लान फेल। गेम चेंजर योगी। उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में आज एक ही शब्द गूंज रहा है, एक ही रणनीति की चर्चा हो रही है, एक ही प्लान का जिक्र है। वो है सीएम योगी आदित्यनाथ की गेम चेंजर पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपनी धमक दर्ज कराई थी, उसके बाद 9 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं रह गई थी। अखिलेश यादव न सिर्फ चुनौती बन चुके थे, बल्कि राहुल गांधी के साथ मिलकर उन्होंने पीडीए प्लान का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिसे तोड़ना खासा मुश्किल दिख रहा था। लेकिन उपचुनाव के नतीजे साफ करते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ये चक्रव्यूह तोड़ दिया है, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स के गेम चेंजर हैं। भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सहित सभी विषयों पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है,
जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है और लोगों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। गुंडे, बदमाश, माफियाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज पूरे देश में एक मिसाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। यूपी के नतीजे साफ कर रहे हैं कि 27 की राह में जो तैयारी सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने की है, उसके आगे राहुल अखिलेश की जोड़ी कोई खास असर नहीं डाल पाई। आखिर क्या थी वो रणनीति जिससे सीएम योगी ने उपचुनाव का गेम चेंज कर दिया? गेम चेंजर योगी, बटोगे कटोगे का नारा, ग्राउंड जीरो पर प्रचार, परिवारवाद परवार, हिंदुत्व का मुखर एजेंडा। तो उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है। सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटोगे तो कटोगे का जो नारा दिया था वो सटीक साबित हुआ। पहले हरियाणा चुनाव में बीजेपी को शानदार नतीजे मिले तो सीएम योगी ने इसी नारे को यूपी में भी आगे बढ़ाया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे दीपम सेठ। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से चार्ज लेंगे। बड़ी खबर, 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ। ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दीपम सेठ को। दीपम सेठ उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे। ये 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, कल ही इस बात के संकेत हमने दर्शकों को दे दिए थे, क्योंकि जब लगातार उत्तराखंड में उनकी वापसी की बात हो रही थी तब से इस बात के कयास थे कि सीनियरिटी लेवल में सबसे ऊपर है, ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बिल्कुल अनुपम, आपने ठीक कहा। न्यूज 18 ने पहले इस बात को दिशा से जता दिया था कि दीपम सेठ होंगे उत्तराखंड के अगले डीजीपी। क्योंकि आपको मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई थी कि जिन राज्यों में इस तरीके के कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था चल रही है, इसको लेकर सवाल पूछे गए थे। उससे पहले उत्तर प्रदेश ने बाकायदा एक अध्यादेश लाके इसका पटाक्षेप कर दिया था, लेकिन उत्तराखंड में अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं थी। और दीपम सेठ जो इस वक्त केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, अभी तक एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पे थे एसएसबी में, सीमा सुरक्षा बल में, तो उन्होंने वो सीनियरिटी लेवल में सबसे ऊपर थे। तो फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि उन्हीं को ये कुर्सी सौंपी जाए, क्योंकि उन्हीं का क्लेम है। आगे फर्दर इसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो या उस तरीके का पूरे मामले का पटाक्षेप हो। तो आज वो आएंगे, आज वो उत्तराखंड में दोबारा अपनी सेवाएं ज्वाइन करेंगे, साथ ही वो आज ही अपना चार्ज भी ले लेंगे। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के नए डीजीपी दीपम सेठ कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से चार्ज लेंगे। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं दीपम सेठ।